Hello everyone, I am CS Ashna Solanki and today I am going to share the strategy to get an all India rank and exemption in CMA DD subject. जो ड्यू डिलिजेंस सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग जो है उनको टफ लगता है, उनको ऐसा लगता है हम कितना भी पढ़ लें इस सब्जेक्ट को लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड कितनी भी मेहनत कर लें ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कुछ ना कुछ कमी रह ही जा रही है एंड स्कोर नहीं हो पा रहा है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट और इसमें मुझे एग्जामेशन भी आई थी। अगर आप मेरी बताई हुई सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, इस ABC एनालिसिस को आप ध्यान रखते हैं एंड मैं जितना बताने वाली हूँ आज के वीडियो में अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं ना तो इस बार इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन पक्की है एंड कोई भी आपके मार्क्स कहीं से भी कट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा वर्क करी है मेरे लिए एंड आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ABC एनालिसिस की जो कि बहुत हेल्पफुल होगी। हमें एग्ज़ाम लिखने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर A कैटेगरी है, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी है, जिसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। हर एग्ज़ाम में पेपर ABC एनालिसिस के थ्रू ही बनता है। वो चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं। तो ये ABC एनालिसिस मैंने पास्ट कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर बनाई है एंड मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो मुझे भी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। अब हम ABC एनालिसिस शुरू करते हैं। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि आप लोगों को फोकस करना है कि पढ़ना कहाँ से है। इट मीन्स दो ऑप्शन है, या तो पार्ट A स्टार्ट करें या पार्ट B स्टार्ट करें। मेरे लिए हमेशा से पार्ट B जो है वो ज़्यादा बेटर और अच्छा इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे ज़्यादा मज़ा आता था करने में क्योंकि पार्ट B जो है वो 60 मार्क्स कवर करता है एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो कि नॉट ओनली आपको यहाँ पे बट यस आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। हम CS जो होते हैं वो DD हमारा सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि हम DD को रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आगे हमारे काम आता है CS बनने के बाद भी। तो इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल भी बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ सकते कि बस पढ़ते हैं और एग्जाम दे देते हैं। ये सब्जेक्ट हमें आने वाली लाइफ में आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती थी कि जब भी मैं रिवाइज़ करना स्टार्ट करती थी तो सबसे पहले मैं पार्ट B करती थी, फिर उसके बाद मैं पार्ट A करती थी। ये आपके ऊपर है बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 चैप्टर है पार्ट B में एंड 7 चैप्टर है पार्ट A में। ये 60 मार्क कवर करता है, ये 40 मार्क कवर करता है। करना तो दोनों ही है लेकिन कोशिश करिए कि आप पार्ट B को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें ताकि यहाँ से अगर केस स्टडीज़ क्वेश्चन पूछे भी जाएँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस स्टडी क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है। तो अगर यहाँ से केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएँ या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो घुमा के आ जाते हैं तो आपको वो अच्छे से सॉल्व करते आ जाए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप अच्छे से समझ लें इसका। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ABC एनालिसिस पार्ट B की बताती हूँ। पार्ट B में सबसे पहले A कैटेगरी चैप्टर्स अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है वो ऑडिट के बारे में डील करता है एंड चैप्टर 16। ये ध्यान रखिए कि ये दो चैप्टर ज़रूरी क्यों है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का ही नाम है CMA DD। इट मीन्स जो ऑडिट है वो पार्ट यहाँ है एंड जो DD है ड्यू डिलिजेंस वो पार्ट यहाँ है। इट मीन्स ये जो दो चैप्टर है ये सबसे क्रूशियल चैप्टर है हमारे जो कि ऑलमोस्ट हमारा 15 मार्क्स जो है वो कवर कर लेते हैं। तो A कैटेगरी में आप लोगों के चैप्टर 8 एंड चैप्टर 16 आ जाएंगे। ध्यान रखिए सबसे पहले आप इन दो चैप्टर्स को कवर करें क्योंकि ये अराउंड ऑलमोस्ट 15 मार्क्स जो है वो आप लोगों का कवर कर लेते हैं। उसके बाद में जो सबसे क्रूशियल चैप्टर है जो आपको एक साथ ही करना है वो हो जाएंगे हमारे 9 to 12। ये चैप्टर्स जो है ये अराउंड हमारे 30 मार्क्स जो होते हैं हमारे सिलेबस का वो कवर करते हैं। आप खुद नोटिस करना एग्जाम में कि मोस्टली जितने क्वेश्चंस आते हैं वो ये 9 से लेकर 12 चैप्टर्स के बीच में ही आ जाएंगे। इट मीन्स आपको सबसे पहले 8 एंड 16 चैप्टर करना है एंड देन इकट्ठा ये 4 चैप्टर्स को करना है जो कि हमारा CSAS 1 से लेकर 4 तक है जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हमारे CMA DD का। एंड आप देखेंगे कि जब आपको एक चैप्टर यहाँ का एक यहाँ का एक यहाँ का करेंगे ना तो आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही खो देंगे। इस सब्जेक्ट को करने की स्ट्रैटेजी यही है कि आप सबसे पहले ये सिंपल चैप्टर्स उठाइए जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं, जल्दी फिनिश ऑफ हो सकते हैं, जो कि आपका मेजर 15 मार्क्स कवर कर लें और फिर उसके बाद आप ये 4 चैप्टर साथ में ही उठाइए। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको बोरिंग लगने लगे लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप ये 4 चैप्टर जो कि 30 मार्क्स कवर करते हैं अराउंड ये एक साथ यहीं से करें और लाइन से करें। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से ऐसे कर लें, एक वो लिंक टूटी ना बीच में अगर आपकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 4 चैप्टर साथ में करें। उसके बाद हम आते हैं B कैटेगरी की तरफ जो कि हमारे ये दो चैप्टर हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। ये सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं लेकिन ऐसा है कि ये दो चैप्टर जो है ना वो थोड़े से थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं। इट मीन्स जो रट्टाफिकेशन अगर आप देख लें तो इंटरनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, पॉइंटर्स ज़्यादा आ जाएंगे एंड समझना यहाँ बहुत कम आ जाएगा। इसलिए सेक्रेटरियल ऑडिट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बट ये इंटरनल ऑडिट थ्योरी बेस्ड है और यहाँ पर आपको बोरिंग ज़्यादा लग सकता है। फिर भी ये हमारे B कैटेगरी में आते
आते, इससे क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन जो होता है वो दोनों से पूछा ही जाता है हर अटेम्प्ट में। लेकिन आप लोगों को ऐसा करना है कि पहले ये मेजर पार्ट जहाँ से मोस्ट ऑफ द हमारा पेपर कवर होता है, इट मीन्स 45 मार्क्स तो हमारे ये चैप्टर से ही कवर हो जाए। आप लोगों को 6 चैप्टर्स पहले करने हैं, फिर आपको ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। ये 2 चैप्टर जो है ये अराउंड 10 मार्क्स के आते हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों से आता ही है मोस्टली। फिर उसके बाद अगर हम सी कैटेगरी में जाएंगे तो पीयर रिव्यू, ये जो पीयर रिव्यू है ये अराउंड 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम्स में। यस, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, एक आ जाएगा हमारा पीयर रिव्यू और एक है हमारा क्वालिटी रिव्यू। दोनों जो है वो अलग अलग है। काफ़ी बार बच्चे जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास तो ये क्वेरीज भी आती है कि दीदी हमें सेम सेम दिख रहा है, बट पीयर रिव्यू इज़ डिफरेंट, क्वालिटी रिव्यू इज़ डिफरेंट। बुक में इकट्ठे पेजेस में दिया हुआ तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन येस दोनों अलग अलग टॉपिक है। एंड 5 मार्क्स का एक अटैम्प्ट ऐसा था जहाँ पे 5 मार्क्स का पीयर रिव्यू पूछा गया था और में क्वालिटी रिव्यू आ गया था, लेकिन उसका ही नेक्स्ट अटैम्प्ट ऐसा था जहाँ पे दोनों क्वेश्चन कंपलसरी में आ गए थे। इट मीन्स एक 5 मार्क का पीयर रिव्यू आ गया था, एक 5 मार्क का क्वालिटी रिव्यू आ गया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनका परसेंटेज 5 to 10 में वेरी हो सकता है, बट येस ये जो है ये हमारा सी कैटेगरी चैप्टर्स में आ जाएंगे। बी कैटेगरी अगर हम देख रहे हैं तो 13 एंड 14 जो है वो हमारे बी कैटेगरी है, एंड सी कैटेगरी जो है उसमें आ जाएगा हमारा 15 चैप्टर। यहाँ से आपके पार्ट बी के 60 मार्क्स जो है वो कवर होते हैं। करना सभी चैप्टर है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट ये एबीसी एनालिसिस जो है ये पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके मैंने बनाई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से आएगा, छोड़ के कुछ मत जाना। बट येस अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा, इंटरेस्ट भी लूज़ नहीं होगा, एंड पेपर इसी के आसपास आपका बन जाएगा। अब पार्ट ए में जब आते हैं तो पार्ट ए में फर्स्ट जो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैं कह रही हूँ मैंने हर चैप्टर के चार्ट्स इतने प्यारे बनाए थे ना कि मुझे एग्जाम टाइम पे लिटरली बुक्स खोल के इतना सारा पढ़ने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने पूरा चार्ट्स के थ्रू किया था। मैं आप लोगों को वो चार्ट्स जो है अभी दिखा देती हूँ। पहले अपन ये देखते हैं, इसमें पार्ट ए में फर्स्ट जो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये अराउंड 10 मार्क्स का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा CMA DD आप सब्जेक्ट ही डिकोड करेंगे तो फर्स्ट स्टार्ट ही होता है कंप्लायंस मैनेजमेंट, है ना। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क सबसे क्रूशियल है, जो कि 10 मार्क्स का आता ही आता है। कोई भी आप एग्जाम ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क आया ही नहीं हो। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो ई कैटेगरी में हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आ जाएंगे हमारे ये चैप्टर्स जो कि बी कैटेगरी है। हम यहाँ पे ABC बहुत ज़्यादा पार्ट ए में नहीं बाइफरगेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में कुछ भी कभी किसी से ज़्यादा किसी से कम पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी जो पास्ट ईयर को एग्जामिन करके मैंने बनाया है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास आपका घूमेगा। वो हो जाएगा आपका चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 7 जो है। ये 2 चैप्टर्स याद रखिए RCD से लिए गए हैं। RCD एक पुराना सब्जेक्ट था ओल्ड सिलेबस में, जो कि अभी कन्वर्ट होकर न्यू सिलेबस में DD में ही मर्ज हो गया है। और ये 2 चैप्टर ना बहुत मेजर पोर्शन कवर करते थे RCD में, जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ थी, बहुत वास्ट थे और बहुत क्रूशियल थे। अगर कोई सब्जेक्ट को पूरा हटा के उसके 2 चैप्टर किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर मर्ज करे गए हैं ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते। हम 20 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चैप्टर्स जो है, इट मीन्स 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर्स जो है यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 20 मार्क्स हमारे कवर होंगे ही एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि ये 2 चैप्टर रिलीफ एंड रेमेडी, कंप्लायंस, पेनल्टी, एजुकेशन, ये तो हमारा RCD से आया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सी कैटेगरी पे अगर हम मूव करते हैं तो सी कैटेगरी में हमारे 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। इट मीन्स हमारा डॉक्यूमेंटेशन, साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो कि है हमारा 10 मार्क्स का। ये जो है ये 2 चैप्टर हमारे 10 मार्क्स के यहाँ कवर हो जाएंगे। अब इतना ध्यान रखिए, ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इजी हैं। इन चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना। मैंने इन्हें डाला भले ही सी कैटेगरी में है, लेकिन ये चैप्टर बहुत क्विक होने वाले चैप्टर्स हैं एंड आपसे बहुत जल्दी हो जाएंगे दोनों चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में काम भी आते हैं। तो आपको सी कैटेगरी में मेरा इन्हें डालने का रीज़न ही ये है, क्योंकि ये चैप्टर क्विक हो जाएंगे आपसे, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। इतना समझ के चलिए कि 2 चैप्टर में से क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन आएगा ज़रूर दोनों में से, लेकिन ये बहुत क्विक हो जाएंगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन 2 चैप्टर में। यहाँ आपके एफर्ट्स लग सकते हैं, इसलिए बी कैटेगरी, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, लेकिन ये क्विक हो जाएंगे तो इनमें एफर्ट्स कम लगेंगे, लेकिन येस इनसे भी एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। सेकेंडली आपको इंडेक्स रिवीजन के थ्रू पढ़ना है। इट मीन्स इंडेक्स रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल जो आपकी एग्जाम में प्ले करेगा ना, वो आपको अभी समझ नहीं आने वाला है, लेकिन 1 डे बिफोर एग्जाम जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तब आप मन ही मन मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने बहुत बेस्ट टेक्निक आपको बताई है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ करके जा सकें। कुछ ना कुछ हर बच्चे का छूटता ही है, लेकिन इंडेक्स रिवीजन के थ्रू मैंने एक ही सिलेबस में GT के 2 से 3 बार पूरा रिवाइज़ कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स रेडी था। आप इंडेक्स रिवीजन को अच्छे से समझिए, ताकि आपको समझ आए कि आपको किस तरह से इंडेक्स बनाना है पढ़ते टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम।
ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत थोड़ा टाइम लगेगा ये आपका, बट यस एग्ज़ाम के एक दिन पहले का ये आपका सेवियर बन सकता है एंड आपको एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अब मैं आप लोगों को अपना इंडेक्स बता देती हूँ। मैं जब भी पढ़ाई करती थी तब मैं अपना इंडेक्स बनाती ही थी। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को करना क्या है। कोई भी अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग जो है उस चैप्टर की, इट मीन्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क, चैप्टर का नंबर लिख लेना, ये हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करना कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क के, तो वो होता है ACS, इट मीन्स एडवाइजरी चार्ट स्कोर बोर्ड, ठीक है। फिर वेल डिफाइंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें 7 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो पूरे 7 पॉइंट्स का एक एक्रोनिम बना लिया। मैं हमेशा पॉइंट्स भी लिखती जाती थी। फिर प्रोसेस क्या होगी कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, तो प्रोसेस हो जाएगी आइडेंटिफाई करो लॉस को, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, ये हो जाएगी प्रोसेस हमारी। फिर कंप्लायंस ऑडिट क्या, अब ये देखिए ये कितना प्यारा है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट कि ब्रिल की आइसक्रीम कंपनी ने ESG मशीन बना डाली। अब ये एक बार आप पढ़ लेंगे ना कि ब्रिल की आइसक्रीम फैक्ट्री ने ESG मशीन बना डाली, तो हमारा इसी से जो कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है उसका सिग्निफिकेंस यहीं से पूरा लर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रिल को मैंने डिकोड कर दिया है, एक ICE आइस कर दिया है, कंपनी से एक स्टार्ट होगा, ECG जो है उससे स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी मेहनत नहीं लगी है, बस ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप इंडेक्स बना लेंगे ना तो आपको सिर्फ एग्जाम टाइम पे करना क्या रहेगा, कुछ नहीं, बस इंडेक्स को ना फटाफट फटाफट रिवाइज करते जाओ। जहाँ डाउट है मॉड्यूल में जाओ, मॉड्यूल में जाके वो वाली चीज़ वहाँ से एक बार को रिवाइज कर लो। आप लोगों की बहुत एफर्ट्स बचेंगे। और जहाँ पे बच्चों का मैं कह रही हूँ एक बार रिविजन नहीं हो पाता था, CMA DD मेरे को इतना पसंद था क्योंकि मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके पढ़ा था उस सब्जेक्ट को, और मैंने इस तरह से मैप्स और ये सब चार्ट्स बनाए थे, रिविजन इंडेक्स बनाया था कि मुझे एग्जाम टाइम पे वहाँ मैं 3 बार रिवाइज करके जाती थी। 3 बार कैसे, फर्स्ट टाइम तो जब 8 घंटे का रिविजन जो होता है उसमें मैं 6 आवर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेती थी। सेकंड टाइम मैं मॉर्निंग में उठ के 2 घंटे पढ़ लेती थी, एंड थर्ड टाइम मैं सेंटर पे पहुँच के 20 मिनट्स में पूरे ये वापस से देख लेती थी एक बार। तो मेरा 2 to 3 टाइम्स रिविजन हो जाता था, एंड मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर रहता था क्योंकि बाकी बच्चों के कंपेरिजन में मैंने वो चीज़ 2 से 3 बार करी थी, जहाँ सबका एक बार नहीं होता। हर चैप्टर का मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, साइनिंग सर्टिफिकेशन हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया। आप देखिए कितने प्यारे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है कि फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या होती है CS की। यहाँ पे मैंने सेक्शंस कोड करे, सेक्शन 205 है प्लस रूल 10 है यहाँ पे। फिर उसके बाद केस अगर कोई है तो मयंक अग्रवाल वर्सेस MS मैसेज टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने केसेस तक मेंशन करे हैं ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूल तक है, एक चीज़ मेरे इन चार्ट्स में आ गई है। ये ध्यान रखिए कि जब आप इंडेक्स प्रॉपर बनाएंगे ना तो आपके इंडेक्स हो गए, आपके चार्ट्स हो गए, सारी चीज़ें आपको आपके फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में ही करते करते बस नोट करती जानी, कोई मेहनत नहीं लगी है। मैं बस रिवाइज करते जा रही हूँ, रिवाइज करते करते साइड में रख लिया, एंड मैं बस पेन डाउन करती गई, हाँ हाँ ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, बस एक बार की मेहनत है, लेकिन ये 1 डे रिविजन में बहुत बेनिफिशियल होगी। ये पार्ट A था। पार्ट B जो है वो देख लीजिए, पार्ट B ऑडिट से रिलेटेड है। CSAS 1 जो है ऑडिट एंगेजमेंट, ये आ गया चैप्टर 9। पूरा CSAS मेरा एक पेज में एक इंडेक्स में कवर हो गया है यहाँ पे। और ये भी देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट जो है उसमें 9 पॉइंट्स हैं, ऑडिट टेक्निक्स 9 पॉइंट्स है, एग्जाम्पल भी एक इंक्लूडेड है। तो जब मैंने ऐसे पढ़ा ना तो मुझे पॉइंट तक याद थे। मुझे एग्जाम में बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि हम इतना पढ़ के गए, हमने 5 पॉइंट लिख दे, 2 पॉइंट हमसे मिस हो गए, 1 पॉइंट हम भूल गए वहाँ पे। मैं नहीं भूलती थी क्योंकि सबसे पहला तो मैं एक्रोनिम्स बना लेती थी, और दूसरा मुझे पॉइंट भी पता थे कि यहाँ पे इतने पॉइंट है, कभी मिस नहीं होती थी कोई चीज़। चेकलिस्ट जो है 5 पॉइंट उसमें भी मास्टर चेकलिस्ट इस पेज पे, नीड ऑफ चेकलिस्ट इस पेज पे, सब मैं नोट करती जाती थी। इवन मैंने ये तक लिखा है कि ऑडिट सैम्पलिंग जो है ना वहाँ पे एक बॉक्स बना के मैंने चिपकाया, मुझे एग्जाम टाइम में जब मैं रिवाइज करूँगी 1 डे रिविजन में, तो पर्पज एंड इंपॉर्टेंस मैंने जो बॉक्स बनाया मुझे उस बॉक्स से पढ़ना है। इमेजिन एक एक चीज़ मैंने खुद के लिए इतने सिंप्लीफाई कर ली थी। आपका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। हम पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले समझ नहीं आता है कि किस तरह से पूरे सिलेबस को सम अप करके एक साथ इकट्ठा करके देख लें। जब आप इवन एग्ज़ाम में जब जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ टाइम 15-20 मिनट जब वहाँ भी होते हैं ना, तो ये चार्ट्स जो मैं बनाती थी ये मुझे हेल्प करते थे। इट मीन्स जो 20-25 पेजेस का चैप्टर था मैं सिर्फ 2 या 3 पेज के चार्ट में सम अप कर लेती। आप खुद सोचिए, अगर मैंने कहा एप्पल तो आपके दिमाग में कि एप्पल की स्पेलिंग आई? बिल्कुल नहीं, आपके दिमाग में एप्पल की एक फ़ोटो आती है। ये कहलाती है पिक्चर मेमोरी। एंड हमारा जो माइंड होता है उसकी रीडिंग मेमोरी जो होती है, लर्निंग मेमोरी, उससे ज़्यादा फास्ट और 4x कैपेसिटी पर वर्क करने वाली होती है पिक्चर मेमोरी। इसलिए जब आप चार्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ों को बना के रखेंगे ना, तो आपके माइंड को जल्दी बैठेंगी, जल्दी याद होंगी। एंड एग्ज़ाम के पहले आपको जब आप लिखेंगे पेपर में, तो आपको ये जो पिक्चर्स जो आपने देखे थे, जो चार्ट्स आपने देखे थे, ये जल्दी याद आएंगे, एंड आपको पता रहेगा कहाँ पे क्या चीज़ दी थी एंड किस आंसर में क्या लिखना है। इसीलिए ये चार्ट्स बहुत हेल्पफुल है, इन्हें ढंग से देखिए। और मैं ऐसे बनाती थी, सपोज ये फ्रॉड का चैप्टर है, ठीक है, तो फ्रॉड होता क्या है। अब फ्रॉड जो है उसमें मैंने 4 पार्ट्स बना ली। अब ये चैप्टर 4 इसलिए क्योंकि मैंने ओल्ड सिलेबस के टाइम पे जो था उस टाइम पे DD जब पढ़ा था मैंने, तभी चैप्टर 4 है, अदरवाइज अब फ्रॉड एक टॉपिक है,
ठीक है। तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, किस किस में फ्रॉड की कहाँ डेफिनेशन दी है, सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद चीटिंग की डेफिनेशन किस में है, ये सब प्रॉपरली लिख लिया। केस लॉ जो है, ये 2 केस लॉज जो है वो मेंशन है, वो केस लॉ लिख लिया मैंने। ये मेरा चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स मुझे बहुत हेल्प करे थे एग्जाम में। सारे चैप्टर्स के नहीं, बट यस मोस्ट ऑफ द बिग चैप्टर्स जो थे ना, उनके चार्ट्स मैंने बनाए थे। ये सेक्शन 447। अब मैं जो ये हो गया डेफिनेशन हो गई, उसको ऐसे ब्रेक किया, एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, इस तरह से मैंने उस डेफिनेशन को मेंशन किया ना यहाँ पे, कि ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया था लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए। ये हो गई मेरी डेफिनेशन। पनिशमेंट कितनी होगी, चार्ट फॉर्म में मैंने रिवाइज करा, मैं आज तक नहीं भूली हूँ। आज भी मुझसे उठा के पूछ लो ना डीडी का कुछ भी, सब कुछ आता है मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में डीडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी आप लोगों के पास अगर चार्ट का ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो एटलीस्ट इंडेक्स तो आप बना ही लीजिए, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, उनके चार्ट्स बना लीजिए। इसके बाद आप खुद जानते हैं कि डीडी का पेपर 4 साल के पुराने पेपर्स उठा के देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा केस लॉस पूछे जाते हैं। बिना केस लॉ के कोई भी पेपर ऐसा है ही नहीं जो बन गया है। अगर उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आंसर आपसे पूछ लिया ना, इट मीन्स तो आप 11th-12th के एग्जाम दे रहे हैं। इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम, जहाँ पे वो आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, और वो नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको केस लॉ कोट करना होगा। जितना ज़्यादा आप केसेस कोट करेंगे, उतना ज़्यादा इंप्रेशन सामने वाले एग्जामिनर पे पड़ेगा, एंड वो पेपर चेक करते टाइम आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसने केसेस कोट करे हैं। केसेस कोट नहीं भी करे तो अगर उसी केस के रिवॉल्विंग अगर कोई भी केस स्टडी पूछी जाती है, एंड अगर आपने वो केस स्टडी जो है वो देखी होगी, आपके दिमाग में याद होगी, तो आप बता पाएंगे कि इस केस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला था, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैंने केसेस की भी एक छोटी सी पैम्पलेट खुद के लिए बनाई थी, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि मुझे डीडी में सब कुछ आता था। जो बच्चे लोग परेशान होते थे, मेरे पास में एक पूरी हैंडी चीज़ थी, जहाँ पे मैं एक ही जगह पर सारे केसेस हर चैप्टर के देख लेती थी। अब आप जानते हैं केसेस भी डिफिकल्ट है ना, तो केसेस भी याद रखना तो ज़रूरी है। तो चैप्टर 2 में जितने केसेस थे, आई मेंशन देम कि एटलीस्ट इतने केसेस हैं, जिसमें से मुझे लगता था कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जो लेक्चर्स अटेंड किए थे, उनमें टीचर्स ने जो बताया था, वो मैंने इंपॉर्टेंट केस ना मार्क कर लिया, ये तो करना ही है। जितने चैप्टर्स थे, जहाँ जहाँ पे केसेस थे, अब जैसे ये पेनल्टीज एडजुडिकेशन वाला चैप्टर जो है, यहाँ पे मैंने सेक्शंस लिख लिए, मेंशन कर लिया कि पावर्स क्या होती हैं, कौन सा केस है वहाँ पे। उस केस में है कि बस इतना कि मल्टीपल केसेस स्पेशल कोर्ट की डील कर सकती है। मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर ली थी। अगर ऑफेंस हुआ तो इस केस में क्या दिया हुआ है, कि भले ही मुझे एग्जाम में केस कोट करते नहीं आएगा, लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा गया, उस केस से रिलेटेड कुछ केस स्टडी आ गई, तो मुझे पता है कि हाँ अंदर क्या क्या दिया है। एक भी ऐसा केस लॉ नहीं था जो मैंने छोड़ दिया हो या फिर मैं भूल गई हूँ। मैंने हर चीज़ यहाँ मेंशन कर दी। कितने, बस 6 पेज के नोट्स है मेरे, जिसमें मैंने पूरी बुक के सारे केसेस जो है वो मेंशन कर लिए हैं। टाइम इतना सा है और इतना सारा काम बता दिया है मैंने, तो कैसे होगा। एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुनो। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा काम मैंने बताया है, लेकिन अभी भी एग्जाम्स में टाइम बाकी है। आपके पास पूरे 25 डेज़ हैं अभी भी। तो आप लोगों को करना क्या है, जब आप अभी रिवाइज करते हैं उस चीज़ को, साथ में इंडेक्स बनाते जाइए। चार्ट्स हर सब्जेक्ट के अभी पॉसिबल अगर नहीं है बनाना, तो नॉर्मल बस छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एक कैटेगरी के चैप्टर्स हैं जो कि आएंगे ही एग्जाम में, उस कैटेगरी के चैप्टर्स के छोटे छोटे टफ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं, उनके चार्ट्स बना लीजिए। केसेस अभी आप पढ़ ही रहे हैं, केस पढ़ेंगे ही, तो जैसे ही केस पढ़े फटाफट उसका 1-2 लाइन में समरी लिखने कि इस केस में ऐसा हुआ था। ये सब काम करने में आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, बस थोड़ा सा, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना है, आपको पढ़ते पढ़ते ही ये सब करना है। मुश्किल से 15-20 मिनट्स हर दिन एक्स्ट्रा लगेंगे इस काम को करने में, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप ये चीज़ें अभी से रेडी करके रख लेंगे ना, तो 1 डे में ही आपकी सेवियर बन जाएंगे, एंड आपको इस बार पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एग्जामिशन पक्की है, ये वाली चीज़ें करके तो देखो एक बार। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने किया इसलिए बोल रही हूँ, मैंने ये खुद फॉलो किया है, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है, उन्होंने फॉलो किया है, उनकी एग्जाम्स भी क्लियर हुई है, उन्हें CMA DD में एग्जामिशन भी आया है, एंड रैंक भी आई है। तो खुद सोचो ना, जब किसी के लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा वर्क कर सकती है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी, जिन जिनको मैंने बताया है, तो आपके लिए क्यों वर्क नहीं करेगी। बस फॉलो करो मेरी इन टेक्निक्स को, एंड देखिएगा आपकी एग्जाम्स इस बार बहुत अच्छी जाएंगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये इंडेक्स रिवीजन के जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे वो चाहिए हैं, या अगर आप लोगों को चार्ट्स चाहिए हैं, मेरे केसेस चाहिए हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप लोगों को चाहिए है, तो बस मुझे मेल ड्रॉप कर दो। मेल आईडी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप मुझे बस एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाऊँगी एग्जाम्स तक के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, एंड मैं 1 to 1 उनकी हेल्प कर रही हूँ एग्जाम्स क्लियर करने में, एग्जाम्स तक मैं साथ हूँ उनके। आप भी मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए और ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। रोज़ की एक वीडियो ज़रूर आएगी, बस आप लोगों की हेल्प के लिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, शांत रहो, एंड बस ये छोटी छोटी टेक्निक्स फॉलो करो, देखना इस बार रिजल्ट तुम्हारा है।